हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम करता हूँ YET योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज की क्लास में द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल पढ़ेंगे, अ टॉरिड क्राइसिस इसका टाइटल है। आर्टिकल पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बढ़ती हुई गर्मी के ऊपर लिखा हुआ है कैसे 50-50 डिग्री तापमान पहुँच रहा है, जो कि एक प्राकृतिक आपदा या नेचुरल डिजास्टर से कम नहीं है। चलिए अपने क्विज़ पर नज़र डाल लो। जो भी इस क्लास में आप सीखेंगे, क्लास के अंत में इस क्विज़ पे अप्लाई करना है। 3 क्वेश्चंस कॉम्प्रीहेंशन के हैं, नीचे 4-5 क्वेश्चंस आपको वोकैब के, और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे ग्रामर के। 11 में से 11 आपको नंबर मिल जाए तो आइसिंग ऑन द केक है ना, सोने पे सुहागा। तो मन से सीखना है और जो भी सीखो इस क्विज़ पे अप्लाई करना। शुरू करते हैं लेक्चर को, आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है अ टॉरिड क्राइसिस। देखिए टॉरिड नया वर्ड है आपके लिए। टॉरिड को हिंदी में बोलते हैं झुलसाने वाला या आग लगाने वाला। ठीक है, आग लगाने वाला। अब इस वर्ड का एक और मीनिंग भी है, जैसे झुलसाने वाली गर्मी, झुलसाने वाली कोई भी चीज़, गरम गरम है ना। दूसरा मीनिंग है कोई ऐसा इमोशन, ऐसा भाव, ऐसा सेंटिमेंट जिससे आपके कलेजे में आग लग जाए, जैसे लव का सेंटिमेंट, हेट का सेंटिमेंट। तो ये सेंटिमेंट्स के लिए भी यूज़ होता है और फिजिकल चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है। कोई चीज़ जो आपके कलेजे में या ठीक है ना आपको आग लगा दे, गर्म कर दे, टॉरिड कहलाती है। कह रहा है जी ऐसा ही एक आग लगाने वाला क्राइसिस, विपत्ति या आपदा अब गर्मी के रूप में आ गई है। समझ गए? चलो क्राइसिस वर्ड पे नज़र डाल लेना। ये वही स्पेशल नाउन है जिसके लास्ट में IS आ रहा है, और इसको अगर आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो तो क्या करेंगे भाई, इस IS को आप चेंज कर देंगे ES में। ठीक है, क्राइसिस लिखेंगे ES के साथ तो प्लूरल, क्राइसिस लिखेंगे IS के साथ तो सिंगुलर। ऐसे बहुत सारे नाउन्स हैं, बेसिस, थीसिस, हाइपोथेसिस, पैरेंथेसिस और एक्सिस। याद रखना सभी नाउन्स को इसी तरीके से ट्रीट करना है। कह रहा है अ प्रोलॉन्ग्ड समर शुड बी क्लासिफाइड एज अ नेचुरल डिजास्टर। कह रहा है एक प्रोलॉन्ग जो समर है, समर समझते हैं आप, गर्मियाँ। प्रोलॉन्ग मतलब लंबी खींची हुई, 4 महीने की जगह 6 महीने चल रही हैं गर्मियाँ आजकल। कह रहा है ऐसी जो लंबी गर्मियाँ हैं इनको क्लासिफाई किया जाना चाहिए। इनको इस तरीके से आपको क्लासिफाई करना यानी किसी चीज़ को किसी क्लास में, किसी कैटेगरी में डालना। तो इनको कैटेगरी में डालना चाहिए एक नेचुरल डिजास्टर की, प्राकृतिक आपदा की। तो सिर्फ गर्मी गर्मी बोल के आप छोड़ नहीं सकते हैं कि गर्मी आ गई है, गर्मी आ गई है। अगर गर्मी में तापमान ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा लंबी चल रही है, तो जैसे बाढ़ आती है, भूकंप आता है, वैसे ही इस गर्मी को भी नेचुरल डिजास्टर की तरह सरकार ट्रीट करे। समर सब्जेक्ट है, शुड बी क्लासिफाइड इसकी वर्ब है। क्लासिफाई करना, किसी चीज़ को किसी कैटेगरी में डालना। प्रोलॉन्ग्ड यानी जो लंबा खिंचाओ, जो लॉन्ग चल जाए, जो आगे से आगे बढ़ता जाए। चलिए मोटे मोटे वर्ड्स इस आर्टिकल के सारे वोकैब की फॉर्म में देख लेते हैं। 4-5 वर्ड शुरू में देख लोगे तो इसको स्मूथली पढ़ पाओगे। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछ रहा हूँ, थोड़ी मेंटल एक्सरसाइज आपकी हो जाए। देखिए गर्मी को बोलते हैं समर, सर्दी को बोलते हैं विंटर। ठीक है, इसके अलावा भी एक मौसम होता है पतझड़ का। पतझड़ सुना होगा ना आपने। पतझड़ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? 2 वर्ड्स हैं इसके, इसी आर्टिकल के बीच में कहीं बताऊंगा। जिन बच्चों को याद है कमेंट्स में डालना। 2 वर्ड्स होते हैं पतझड़ को बताने के लिए, शायद आपको आते हो, देखते हैं। चलिए क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @योर इंग्लिश ट्यूटर टाइप करना है, टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YET ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग लगभग 60 से 70 घंटों में, फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। UPSC के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। UPSC के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, CSET। SSC और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। ऑलराइट, वोकैब शीट अपनी शुरू करेंगे क्लासिफाइड से। अब ये जो क्लासिफाइड वर्ड है,
जो अभी अपने आपने भी देखा भी था, ये देखा था ना, क्लासिफाइड। ये क्लासिफाई वर्ड के दो सिनोनिम्स हैं, मतलब दो मीनिंग्स हैं। पहला मीनिंग है वर्ब फॉर्म में किसी चीज़ को किसी कैटेगरी में डालना। जैसे कोई आदमी है जिसके पास कम पैसा है तो आपने उसको क्लासिफाई कर दिया एज पुअर, ठीक है। कोई आदमी बहुत अमीर है, बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, तो आपने उसको क्लासिफाई कर दिया रिच। तो ये आपने कैटेगरी बना दी ना, इसको बोलते हैं क्लासिफाई करना। ये वर्ब फॉर्म में होता है। लेकिन एडजेक्टिव फॉर्म में, वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्लासिफाइड वर्ड का एक एडिशनल मीनिंग भी है जो आपको हमेशा याद रहे। किसी भी ऑफिशियल सीक्रेट चीज़ को अपने क्लासिफाइड बोलते हैं। क्लासिफाइड फाइल्स, ऐसी फाइल्स जो सरकार की सीक्रेट फाइल्स हैं, सरकार कभी भी आपको वो फाइल्स नहीं दिखाएगी, ठीक है। विकीलीक्स फाउंडर बिकेम अ पॉलिटिकल टारगेट ओवरनाइट। विकीलीक्स का जो फाउंडर है जूलियन असांज, वो एक सियासी टारगेट बन गया, राजनीतिक मोहरा बन गया रातों रात, ओवरनाइट। और कब? आफ्टर लीकिंग सेवरल क्लासिफाइड फाइल्स, लीक करने के बाद बहुत सारी सीक्रेट फाइल्स को, और जो थी ऑन यूएस वॉर एक्सेसिस, अमेरिका के वॉर में किए गई ज्यादतियों पे, एक्सेसिस पे। एक्सेसिस क्या होती है? जातियाँ। तो इसने वो फाइल्स दुनिया को दिखाई और तब से अमेरिका इसके पीछे हाथ धोके पड़ा है, इस आदमी के पीछे। तो ये क्लासिफाई वर्ड को देख करके कंफ्यूज मत हो जाना, आज इसका कुछ और मीनिंग आया है वर्ब फॉर्म में। एडजेक्टिव फॉर्म में इसका मीनिंग होता है सीक्रेट। चलिए, इसको कॉन्फिडेंशियल भी बोलते हैं सीक्रेट को। अगला वर्ड है हमारे पास कम इन फॉर। बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। कम इन फॉर का मतलब होता है जी किसी चीज़ के लिए एंटाइटल्ड होना या डिजर्विंग होना, किसी चीज़ को पाने के लिए योग्य बन जाना, चाहे वो अच्छी चीज़ हो चाहे वो बुरी चीज़ हो। जैसे द बुक हैज़ कम इन फॉर अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, किताब जो है डिज़र्व करती है या एंटाइटल्ड हो गई है बहुत सारे क्रिटिसिज्म का। किताब जो है निशाना बन गई है बहुत सारी आलोचना का। और क्यों? फॉर इट्स हेटफुल कंटेंट, अपनी हेट भरी, घृणा भरी कंटेंट के लिए। तो यहाँ पे किताब जो है, समझ गए ना, क्रिटिसिज्म को एंटाइटल कर रही है, क्रिटिसिज्म को डिजर्व कर रही है, मिल रहा है उसको आलोचना। और वैसे ही अगर आपको कोई चीज़ मिल जाए, वैसे शी विल कम इन फॉर अ ह्यूज प्रॉपर्टी, वो एंटाइटल्ड हो जाएगी या पाने योग्य हो जाएगी, लायक हो जाएगी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी को, आफ्टर द डेथ ऑफ हर पेरेंट्स, अपने माँ बाप की डेथ के बाद। तो इस तरीके से कम इन फॉर, इस फ्रेजल वर्ब को याद रखें। अब देखो, कम इन फॉर को अचीव, गेट, एक्वायर या बेयर द ब्रेंट ऑफ समथिंग भी बोलते हैं। नया आपके लिए, बेयर मतलब सहना, ब्रेंट मतलब मार। जब आप क्रिटिसिज्म की मार सहते हो, आप क्रिटिसिज्म को कम इन फॉर करते हो, लायक हो जाते हो, या उसको, समझ गए ना, बेयर द ब्रेंट ऑफ समथिंग। ये फ्रेज आप आर्टिकल में देखेंगे। थोड़ी वोकैब कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ सब तार आपके दिमाग में जोड़ सकूँ। अगला वर्ड है सेडेंट्री। सेडेंट्री का मतलब होता है मोशनलेस विद लिटल एक्टिविटी। जब आप सारा दिन बैठे रहते हो अपनी सीट पे, हिलते जुलते नहीं हो, तो आप एक सेडेंट्री पर्सन हो जाते हो, मोशनलेस होते हो, हिलते नहीं हो, और एक्टिविटी आप कुछ करते नहीं हो। पीपल विद सेडेंट्री लाइफ स्टाइल्स हैव अ ग्रेटर रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स। ऐसे लोग जो बैठे रहते हैं, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल के होते हैं, उनको ज़्यादा रिस्क होता है हार्ट अटैक्स का। सेडेंट्री को स्टेशनरी या स्लगिश भी बोलते हैं। स्लगिश मतलब एकदम ढीला ढिलम ढाल वाला आदमी, बिल्कुल धीमे रफ्तार से कोई काम होता है तो स्लगिश होता है। सेडेंट्री जैसा ही होता है, सेडेंट्री में आप बैठे रहते हो, स्लगिश में आप बहुत धीमे धीमे मूवमेंट करते हो। तो ये वर्ड स्लगिश यूल सी इन द आर्टिकल टुडे। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है अपने पास ऑनसेट। ऑनसेट होता है जी किसी चीज़ की शुरुआत, और जनरली ये वर्ड गलत चीज़ों के साथ शुरू होगा। गर्मी की शुरुआत, एक्सट्रीम सर्दी की शुरुआत, इन्फेक्शन की शुरुआत, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस वर्ड को आप थोड़ा नेगेटिव चीज़ों की शुरुआत के लिए यूज़ कर सकते हैं। इंडिया शुड अपग्रेड इट्स हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत को अपग्रेड कर लेना चाहिए अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्वास्थ्य के फील्ड में ढांचे को। और कब? बिफोर द ऑनसेट ऑफ अनदर इन्फेक्शियस पैंडमिक, इससे पहले कि ऑनसेट हो, शुरुआत हो किसी और फैलने वाली महामारी की, इन्फेक्शियस पैंडमिक की। तो ऑनसेट को मैंने पैंडमिक और इन्फेक्शन से जोड़ के आपको बताया है। बिगनिंग, ऑनस्लोट, असोल्ट, सभी के सभी ऑनसेट के सिनोनिम्स हैं। ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं वॉर शुरू हो गई है तो क्या बोलोगे? द वॉर हैज़ बिगन, है ना। तो वो बिगिनिंग की जगह आप ऑनसेट वर्ड को नाउन फॉर्म बना करके किसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ऑनसेट ऑफ द वॉर। चलिए, सेकंड लास्ट वर्ड है हाइएटस। बहुत दिनों बाद आया वर्ड, वन वर्ड है। हाइएटस होता है किसी काम से जब आप एक छोटा सा ब्रेक लेते हो, वो आपका पीरियड कहलाता है हाइएटस।
पहले बोल के देखो इसको, हाईएटस। ठीक है, जैसे कोई एक्टर है साल में 12 मूवी करता है अक्षय कुमार के जैसा, फिर 3 साल कोई मूवी ना करे वो, तो आप बोलेंगे इस एक्टर ने 3 साल का हाईएटस लिया है, एक पीरियड ऑफ ब्रेक या एक इंटरवल इसने लिया है। शी टुक अ 15-day हाईएटस फ्रॉम वर्क, उसने हाईएटस लिया, ब्रेक लिया 15 दिन का अपने काम से, एंड वेंट ऑन अ हॉलीडे इन द मॉलडीव्स, और हॉलीडे पे चली गई मॉलडीव्स में। अब इस मॉलडीव्स की जगह लक्षद्वीप कर लेना भाई, ठीक है, कहीं गुस्सा वुस्सा हो जाओ कमेंट सेक्शन में। लक्षद्वीप में चली गई 15 दिन के हॉलीडे पे। चलो 5 वर्ड्स हो गए, लास्ट वर्ड है अपने पास हाइस्ट। हाइस्ट का मतलब होता है चोरी, डाका, आर्म्ड थेफ्ट, ठीक है ना। द बैंक रॉबर्स या द आर्म्ड रॉबर्स स्टोल ओवर 500 मिलियंस इन द बिगेस्ट बैंक हाइस्ट इन हिस्ट्री। इन आर्म्ड रॉबर्स ने, हथियारबंद डाकुओं ने, चोरों ने 500 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा चोरी कर लिया, 4000 करोड़ से भी ज़्यादा चोरी कर लिया, सबसे बड़ी हाइस्ट में, बैंक की चोरी में जो हिस्ट्री में अभी तक हुई है। चोरी को लार्सनी, हाइस्ट, पिल्फरेज या बर्गलरी नाम के वर्ड से भी बताया जाता है। आज आप पिल्फरेज नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। इसका एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, ये एक स्पेशल टाइप की चोरी होती है, मैं आपको बताऊंगा जब ये वर्ड आएगा ना, तब इसको चोरी से कनेक्ट करके बताऊंगा किस चोरी के लिए पिल्फरेज वर्ड को यूज़ करना है। चलिए एक समरी आपको देंगे। आर्टिकल ये बता रहा है कि 45 डिग्री तापमान नॉर्दर्न इंडिया में बड़ी आम बात हो गई है इस साल, और गर्मी हर साल बढ़ती जा रही है। इसके पीछे रीजंस हैं। एक तो ये कि मॉनसून बीच में रुक गया, चला तो टाइम पे था लेकिन नॉर्दर्न इंडिया तक अभी तक पहुंचा नहीं है, इसने हाइएटस ले लिया, एक ब्रेक ले लिया। और दूसरा रीज़न ये है, गर्मी हमें इसलिए ज़्यादा लग रही है क्योंकि सरकार सही से पावर जनरेशन नहीं कर पा रही है, पावर ब्रेक्स लग रहे हैं छोटे शहरों में, और पावर जनरेशन ना करना सरकार की इनएफिशिएंसी को बताता है। हमारे पास अच्छी खासी पावर जनरेशन की कैपेसिटी है, लेकिन हम सरकारी कंपनियां जो है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं करती हैं, आगे आपको बताएगा। साथ ही थोड़ी पॉलिटिक्स हो रही है पानी को लेकर के, हरियाणा ने मना बोल दिया, दिल्ली को हम नहीं देंगे, साउथ में भी पानी की कमी है, तो इन वजहों से गर्मी और ज़्यादा खतरनाक हमें लग रही है। तो इसका इलाज क्या किया जा सकता है? देखो इलाज कुछ नहीं हो सकता, सरकार अपने आप को रेडी करे, इसको एक हेल्थ क्राइसिस या नेचुरल डिजास्टर मान करके चले, और पॉलिटिकल लेवल पे एक अच्छा कोऑपरेशन हो ताकि हर साल इन गर्मियों को अच्छे से निपटा जा सके। आज के आर्टिकल की यही समरी है, कंसर्न्ड टोन में लिखा हुआ है, अपनी चिंता को दिखा रहा है बढ़ती हुई गर्मी के लिए। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। कह रहा है जी, नॉर्दर्न इंडिया हैज़ बीन बेरिंग द ब्रंट ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रेच ऑफ हीट वेव्स इन द लास्ट 15 ईयर्स। कह रहा है जो नॉर्दर्न इंडिया है, उत्तरी भारत है, वो बेयर कर रहा है ब्रंट को। बेयर करना यानी सहना, और ब्रंट मतलब मार। बताया था ना आपको ये फ्रेज, बेयर द ब्रंट ऑफ समथिंग या कम इन फॉर समथिंग। तो नॉर्थ इंडिया जो है वो कम इन फॉर कर रहा है या बेयर द ब्रंट कर रहा है, मार को सह रहा है सबसे लंबे स्ट्रेच की, सबसे लंबे विस्तार की, जो है हीट वेव्स का, लू की थपेड़ों का, पिछले 15 सालों में, लास्ट 15 ईयर्स में। तो पिछले 15 सालों की सबसे ज़्यादा गर्मी इस साल 2024 में पड़ रही है। इंडिया जो है, नॉर्दर्न इंडिया सब्जेक्ट है, हैज़ बिन बेरिंग इसकी वर्ब है। पीपीसी लगाया गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और क्यों लगाया गया है? क्यों लगाया गया भाई? पता ही होगा ना आपको कि मैं ही बताऊं हर चीज़। पीपीसी तब लगाया जाता है जब कोई काम पहले भी हो रहा हो और आज भी हो रहा हो। तो ये 15 सालों की गर्मी जो इस साल सबसे ज़्यादा वाली गर्मी है 15 सालों में, ये काफ़ी दिनों से चल रही है, पहले भी चल रही है और अभी भी चल रही है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। कह रहा है जी, द मिनिमम डे टेम्परेचर्स in some states have consistently remained above 45 डिग्री सेल्सियस। जो मिनिमम टेम्परेचर है दिन का, जो रात को 12 बजे 1 बजे लिया जाता है, कह रहा, और कई राज्यों में वो टेम्परेचर लगातार तौर पे बने हुए हैं, रिमेंड हैं 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। समझ पा रहे हो? मतलब रात को 12 बजे 1 बजे 45 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है, तो मिनिमम टेम्परेचर कई राज्यों में इतना ज़्यादा है। कह रहा है, एंड दोज in the relatively cooler ones at least 3 to 6 degree above what is usual for this time of the year। और कह रहा है उन राज्यों में, दोज में, जो रिलेटिवली कूलर हैं, जो थोड़े से तुलनात्मक रूप पे ठंडे वाले एरिया में हैं, वहाँ पे कम से कम जो 3 से 6 डिग्री ज़्यादा है मिनिमम टेम्परेचर, जो कि होता है यूजुअल, नॉर्मल हर साल के इस वक्त के लिए। तो मान लीजिए कहीं 35 होता है हिमाचल में, शिमला में, तो
तो इस साल वो 38 से लेकर के 41 तक है, समझ गए ना, 3 से 6 डिग्री ज़्यादा है ठंडे जो है इलाकों का जो टेम्परेचर। मिनिमम डे टेम्परेचर की वर्ब है हैव रिमेन्ड। अच्छा, वट की वर्ब है इज, ये रहता है वट जो कि यूजुअल है। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन वट है उसका इस्तेमाल किया गया है। आज मैं डिटेल में इसमें घुसूंगा नहीं क्योंकि फिर पौना घंटा इसी क्लास में लग जाएगा। एक बार रिलेटिव प्रोनाउन की वीडियो चला लेना, इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना, कब वट लगाया जाए, हु विच दैट और वट में क्या फ़र्क होता है। चलो रिलेटिवली वाला कॉन्सेप्ट भी देख लेना भाई। जब भी रिलेटिवली और कंपैरेटिवली का आप इस्तेमाल करें तो उसके साथ में कंपैरेटिव डिग्री ना लगाएं। रिलेटिवली खुद ही कंपैरिजन दे रहा है तो कूलर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कूल लिख करके छोड़ें। समझ पा रहे हो ना। कंपैरेटिवली और रिलेटिवली दो ऐसे वर्ड्स अंग्रेजी में, दो ऐसी एडवर्ब्स हैं जो कंपैरिजन का काम करती हैं खुद ही, तो इनके साथ में एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाए, नेगेटिव जो कंपैरेटिव डिग्री है उसको कभी भी यूज़ ना किया जाए। तो यहाँ पे टेक्निकली आपको एसएससी बैंक के हिसाब से कूल होना चाहिए, रिलेटिवली कूल। कराची इवन नाइट टेम्परेचर हैव कंसिस्टेंटली बिन 3 to 6 डिग्री अबव नॉर्मल। कह रहा है यहाँ तक कि जो रात का टेम्परेचर जो है वो भी लगातार बना हुआ है 3 से 6 डिग्री नॉर्मल से ज़्यादा, अबव नॉर्मल, अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द नियर एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर एंड रेन। और कह रहा है ये कॉन्सिक्वेंस है, नतीजा है लगभग ना मौजूदगी का, एब्सेंस का, एक तो हवा में नमी की और दूसरा बारिश की। तो नमी और बारिश ना होने की वजह से रातों में भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। चलिए, नाइट टेम्परेचर्स की वर्ब है हैव बिन कंसिस्टेंटली, यानी लगातार तरीके से, कंटिन्यूसली बोल सकते हैं आप इसको। कह रहा है जी टू ऐड दिस द मॉनसून हैज़ बिन स्लगिश। कह रहा है जी अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो मॉनसून को भी देखोगे ना, वो भी रहा है इस साल बड़ा ही ढीला, बड़ा ही स्लगिश, बड़ा ही स्लो। अब वो क्यों रहा है? कह रहा है जी आफ्टर एन अर्ली स्टार्ट द मॉनसून हैज़ स्टार्ट सिंस जो है जून 12। कह रहा है जी एक अर्ली स्टार्ट के बाद में, एक जल्दी से शुरुआत के बाद में मॉनसून स्टॉल कर गया है, रुक गया है जून 12 से। जून 12 से मॉनसून आगे बढ़ नहीं रहा है। कह रहा है एंड इज स्टक इन सेंट्रल इंडिया, और ये फंसा हुआ है मध्य भारत में, मध्य प्रदेश के आसपास। मॉनसून की वर्ब है हैज़ बिन, मॉनसून की वर्ब है हैज स्टॉल्ड। स्टॉल करना यानी कहीं पे रुक जाना, स्टॉप कर देना। मॉनसून की दूसरी वर्ब है इज। अच्छा, मॉनसून पे मुझे याद आया, इसको हिंदी में बोलते हैं मानसून। तो ऐसा ना मानसून मानसून करते करते आप यहाँ पे MA लिखें। भाई मानसून बोलोगे तो मानसून ही लिखोगे, मानसून तो कोई वर्ड है नहीं, सही वर्ड है मॉनसून। तो इसकी स्पेलिंग भी ध्यान करना, MON से बनती है, MAN से नहीं बनती। चलिए, कह रहे जी बिफोर इट्स ऑनसेट और केरला द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैड फोरकास्ट द रेनफॉल इन जून ओवर इंडिया टू बी नॉर्मल। कह रहा है जी इसकी शुरुआत से पहले केरला में, मॉनसून के ऑनसेट से पहले केरला में, भाई केरला से शुरू होता है और ऊपर तक जाता है ना, नीचे अरेबियन सी से, बे ऑफ बंगाल से और अपने इंडियन ओशन से निकल करके ये जो है हवा में नमी जो है, बादल जो है ऊपर की तरफ ट्रैवल करते हैं। कह रहा है अपनी ऑनसेट से पहले जो केरला में होती है, उससे पहले भारत के मौसम विभाग ने, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फोरकास्ट किया था रेनफॉल को। इन्होंने भविष्यवाणी की थी, प्रिडिक्शन किया था रेनफॉल का जून के महीने में इंडिया के ऊपर, कि ये होगी नॉर्मल, ये रहने वाली है अपनी नॉर्मल रेंज में, जितनी हर साल होती है उतनी इस साल भी होगी। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सरकारी संस्था, द लगाया गया है, आगे लिखा गया है हैड फोरकास्ट। हैड प्लस में V3 का इस्तेमाल किया गया है, और ये फोरकास्ट ये एक स्पेशल वर्ब है जिसकी V1 V2 V3 सेम होती है, ठीक है ना। कास्ट, फोरकास्ट, ब्रॉडकास्ट, कोस्ट, सेट, पुट, कट, हर्ट, हिट, स्प्रेड, बर्स्ट, शट, क्विट, सारी आपको याद होनी चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये याद मैंने रटी नहीं हुई, समझ रहे, दिमाग थोड़ा सा चलाओगे भाई। पहले 3 लेटर्स वाली सारी वर्ब्स याद कर लो, 6 हैं, फिर 4 लेटर वाली याद कर लो, 5 है, और फिर लंबी वाली 7 हैं। तो इस तरीके से आपको 7, 5, 12, 17 ये वर्ब्स जो हैं याद होनी चाहिए। लिस्ट आपको कई बार करवा दी है, क्लास में रेगुलर रहोगे तो फिर से किसी दिन रिपीट कर दूंगा। चलिए, कह रहा है जी इट हैज़ नाउ अपडेटेड दैट एस्टिमेट। कह रहा है अब मौसम विभाग जो है गलत हो गया, तो इसने अपडेट कर दिया अपने ही एस्टिमेट को, अपने ही अंदाजे को फिर से इन्होंने, ठीक है ना, चेंज कर दिया। और क्या चेंज किया अपडेट करके? टू बी बिलो नॉर्मल,
कि ये बिलो नॉर्मल होगा, सामान्य से कम रहेगा। अब ये कितना कम रहेगा? कह रहा है जी कॉमा लगा के इन क्वांटिटेटिव टर्म्स मिनिमम 8% शॉर्टफॉल। कह रहा है अगर संख्यात्मक तौर पे देखें, क्वांटिटेटिव टर्म्स में देखें, संख्यात्मक रूप में देखें, तो ये कम से कम 8% की कमी दिखाएगा ओवर द मंथ्स एक्सपेक्टेड क्वांटम ऑफ 16.69 सेंटीमीटर। इस महीने के जून का जो एक्सपेक्टेड बारिश की मात्रा है, क्वांटम है 16.69 सेंटीमीटर का। तो कम से कम उससे 8% तो कमी बारिश होगी। 8 की जगह 18 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। ठीक है, ये होता है बिलो नॉर्मल, उसका इसने पैमाना आपको बताया है। इट आया मौसम विभाग के लिए, हैज़ अपडेटेड इसकी वर्ब है। क्वांट का मतलब होता है मात्रा या संख्या, वहीं से बनाया है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक तौर पे, और क्वांटम यानी किसी चीज़ का, है ना, कौन सी चीज़ कितनी होती है उसकी मात्रा को बोलते हैं क्वांटम। कह रहा है जी दिस अपडेट हावेवर इज़ नॉट यूज़फुल। कह रहा है लेकिन मौसम विभाग की जो अपडेट है ये बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, काम की नहीं है। पहले तो गलत बता दिया और बाद में उसको अपडेट किया, वो भी इन्होंने ऐसा अपडेट किया कि उससे कुछ फ़ायदा ज़्यादा होगा नहीं। अच्छा क्यों नहीं होगा? कह रहा है जी वो इसलिए एज इट डज़ नॉट गिव एन इंसाइट इनटू द प्रोग्रेस ऑफ द मानसून। कह रहा है क्योंकि ये अपडेट भी कोई इंसाइट को हमें नहीं देती है, किसी अच्छी अंडरस्टैंडिंग को हमें नहीं देती है मानसून की प्रोग्रेस को लेकर के। आप कुछ डेट्स बताते ना, राजस्थान में 20 जून को आने वाला था, अब 28 को आएगा। कश्मीर में 15 को जाने वाला था, 25 को जाएगा। आपने तो ये बोल दिया, पहले बोला था सब सही है और बाद में बोला कि कम बारिश होगी। तो कम होगी, इससे हमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। डेट्स वेट्स हमारे पास नहीं आई हैं। अपडेट की वर्ब है इज़, इट की वर्ब है डज़ नॉट गिव, इज़ इट आया ऑफ कोर्स अपडेट्स के लिए। इनसाइट क्या होती है? किसी चीज़ की डीपर अंडरस्टैंडिंग। इस वर्ड को वैसे भी ब्रेक कर सकते हो आप। इन मतलब अंदर, साइट मतलब नज़र। जब किसी चीज़ के अंदर घुस के उस पर नज़र आप डालते हो, उसको अच्छे से समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं इनसाइट। बढ़े आगे, चलो। कह रहे द मानसून डेट्स ऑफ द मानसून्स अराइवल ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न स्टेट्स आर दो स्पैनिंग द जून 25 जुलाई 1 टाइम फ्रेम। कह रहे जो नॉर्मल डेट्स हैं मानसून के अराइवल की नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्दर्न स्टेट्स में, नॉर्थ वेस्टर्न यानी गुजरात महाराष्ट्र, और नॉर्दर्न स्टेट्स यानी दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, है ना। चंडीगढ़ तो स्टेट नहीं हो, वैसे बता रहा हूँ मैं आपको, ये वाला पूरा एरिया आ गया आपका, हिमाचल वाला और ये सब। कह रहे हैं जो नॉर्मल डेट्स हैं मानसून के अराइवल की नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्दर्न स्टेट्स में, ये वो डेट्स हैं जो स्पैन करती हैं, रेंज करती हैं। स्पैन करना यानी किसी रेंज में फंसा हुआ होना, ए से बी तक। तो ये रेंज कौन सी है? जून 25 से जुलाई 1 का जो वक्त है, टाइम फ्रेम है। तो नॉर्मल डेट्स ये थी, जून 25 से जुलाई 1 के बीच में मानसून नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आ जाएगा। कह रहा जी वेदर द मानसून्स करंट हाइडेस विल पुश दीज डेट्स इवन फर्दर रिमेन्स टू बी सीन। कह रहा है हाँ या ना वेदर, इस मानसून का करंट में जो ब्रेक है, जो हाइएटस है, हाइएटस याद है ना, ब्रेक। और कह रहा है क्या ये पुश करेगा, दबाएगा, धक्का मारेगा इन डेट्स को और आगे, इवन फर्दर। कह रहा है ये चीज़ अभी देखना बाकी है, इट रिमेन्स टू बी सीन। समझ में आ गया सेंटेंस? चलिए, हाइएटस की वर्ब है विल पुश, और वेदर से बनने वाले इस पूरे क्लोज की वर्ब है रिमेन्स। क्या देखा जाना बाकी है भाई? क्या देखा जाना बाकी है? ये देखा जाना बाकी है कि क्या ये मॉनसून इन डेट्स को आगे बढ़ाएगा। तो ये जो पूरी बात है ना, इसकी वर्ब है रिमेन्स टू बी सीन, ये अभी भी देखा जाना बाकी है। तो क्लोज की वर्ब बनाएंगे आप सिंगुलर। कह रहा है जी ए प्रोलॉन्ग्ड हाइएटस कुड मीन एन इवन ग्रेटर लॉड ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर इन दीज स्टेट्स। कह रहा है एक लंबा अगर ब्रेक आया और लंबा हाइएटस आया, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि और ज़्यादा लोड होगा, तनाव होगा ढांचे पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इन सभी नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न राज्यों में। हाइएटस की वर्ब है कुड मीन। इंफ्रास्ट्रक्चर पे दबाव क्यों होगा? जितनी गर्मी उतने एसी, जितनी एसी उतनी बिजली, जितनी बिजली उतना ज़्यादा आपको ग्रिड लंबी करनी है, कैपेसिटी को बढ़ाना है। तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेन करते जाएंगे जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती जाएगी। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। इजी सा है आज का आर्टिकल, है ना। कह रहा है जी ऑन June 17 द पावर मिनिस्ट्री सेट दैट डिमांड इन नॉर्दर्न इंडिया हैड सर्ज टू 89 गीगावाट्स। और ये कितना है? 89,000 मेगावाट्स, द हाइएस्ट इन अ सिंगल डे।
कह रहे जून 17 को पावर मिनिस्ट्री ने ये कहा, पावर मिनिस्ट्री कौन सी है, बिजली विभाग समझ लो आप इसको, है ना, ऊर्जा मिनिस्ट्री। कह रहे जो ऊर्जा मिनिस्ट्री है उसने ये कहा कि जो डिमांड है, जो मांग है उत्तरी भारत में, वो सर्ज कर गई, बढ़ गई 89 गीगावाट पे, यानी 89 मेगावाट की डिमांड हुई एक ही दिन में। कह रहा द हाईएस्ट इन अ सिंगल डे, जो आज तक की एक दिन की हाईएस्ट है, यानी आज तक की सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा एसी 17 जून को चले हैं। कहने का मतलब ये एसी से ही डिमांड बनती है सबसे ज़्यादा बिजली की। अब बिजली मतलब आप गर्मी जितनी ज़्यादा होगी आप पंखे एसी कूलर चलाओगे, और पंखे कूलर से काफ़ी ज़्यादा बिजली जो है एसी कंज्यूम करता है। पावर मिनिस्ट्री की वर्ब है सेट, डिमांड की वर्ब है हैड सर्ज्ड। कह रहा जी टू मीट दिस पावर रिक्वायरमेंट नियरली 25% to 30% हैड टू बी इम्पोर्टेड। कह रहा जी मीट करने के लिए, पूरा करने के लिए पावर की रिक्वायरमेंट को, बिजली की ज़रूरत को, लगभग 25 से 30% इस बिजली को इम्पोर्ट करना पड़ा, हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम द अदर 4 रीजन्स, इन बाकी के 4 रीजन से। अब कौन कौन से रीजन्स हैं, साउथ, वेस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। तो हो सकता है कलकत्ता से बिजली बन के गई हो उत्तर प्रदेश तक, है ना, बिजली को ट्रांसमिट किया जाता है ग्रिड के थ्रू, बड़ी बड़ी तारों के थ्रू। तो कह रहा है जी 4 राज्यों से, 4 अलग रीजन से बिजली को हमें इंपोर्ट करना पड़ा नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में। कह रहा है एंड पॉसिबली भूटान, और शायद भूटान से भी बिजली मंगानी पड़ी। 25 से 30% की वर्ब है हैड, इट हैड टू बी इम्पोर्टेड, इसको इम्पोर्ट करना पड़ा आउट ऑफ मजबूरी, आउट ऑफ कंपल्शन। कह रहा है जी प्रिसाइज ब्रेकअप वॉज नॉट प्रोवाइडेड, एक सटीक ब्रेकअप हमें प्रोवाइड नहीं किया गया कि 5% वेस्ट इंडिया से ली, 10% ईस्ट इंडिया से ली, 3% भूटान से मंगाई, ऐसा कोई सटीक ब्रेकअप सरकार ने हमें नहीं दिया है। ब्रेकअप की वर्ब है वॉज नॉट प्रोवाइडेड, प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक, एग्जैक्ट या एक्यूरेट। कह रहा है दो द मिनिस्ट्री क्लेम्ड क्रेडिट इन मीटिंग द डिमांड, इट इनडायरेक्टली रिवील्स द स्ट्रेन ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। कह रहा है हालांकि मिनिस्ट्री क्लेम करती है, या मिनिस्ट्री ने दावा ठोका क्रेडिट का, श्रेय का, इस डिमांड को मीट करने में। मिनिस्ट्री ने खुद की ही पीठ थपथपा दी कि देखो कैसे 89,000 मेगावाट बिजली हम लेकर के आए। कह रहा है भले ही ऐसा हुआ हो, लेकिन इनडायरेक्टली ये चीज़ रिवील करती है, खुलासा करती है स्ट्रेन पे, तनाव पे, लोड पे, जो भारत के नॉर्थ इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर पे पड़ा हुआ है। मिनिस्ट्री की वर्ब है क्लेम्ड, इट की वर्ब है रिवील्ड। कह रहा द इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी इन नॉर्दर्न इंडिया इज 130 गीगावाट्स। कह रहा है एंड इफ द northern grid still needed to import power, it suggests an inability to utilize its full capacity। कह रहा है जो इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है कहाँ पे, उत्तरी भारत में, यह है 113 गीगावाट्स। कह रहा है और अगर उत्तरी भारत की ग्रिड को, बिजली के नेटवर्क को, ग्रिड का मतलब होता है बिजली का नेटवर्क, बिजली की तारों का नेटवर्क। कह रहा है उत्तरी भारत के पावर हाउसेस को, तारों के नेटवर्क को अभी भी अगर ज़रूरत पड़ी कि वो और पावर को इंपोर्ट करें, तो ये बात हमें ये सजेस्ट करती है कि एक इनेबिलिटी सी है, एक मजबूरी सी है, एक असक्षमता सी है यूटिलाइज़ करने की अपनी फुल कैपेसिटी को नॉर्थ इंडिया में। भाई आपकी फैक्ट्री में 113 गीगावाट की बिजली बनती है और 89 गीगावाट पे भी आपको बाहर से मंगानी पड़ रही है, तो मतलब 113 गीगावाट कहने को बनती है, अब बनाते तो 80 ही हो, है ना। तो आपकी फुल कैपेसिटी को अब आज भी यूटिलाइज़ नहीं कर पाए हो, बस बिजलियों के आपने बिजली बनाने का जो सिस्टम है वो बिठा रखा है, उससे सही बिजली उतनी क्वांटम में नहीं बन पा रही है। समझ गए मीनिंग इसका, क्या कहना चाह रहा है। पावर कैपेसिटी इज 130 गीगावाट्स, 113 गीगावाट्स। ग्रिड की वर्ब है स्टिल नीडेड, इट की वर्ब है सजेस्ट। कह रहा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैड अ हाफ आवर ब्लैकआउट ऑन द सेम डे। कह रहा जी 2 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली का, इसमें आधे घंटे का ब्लैकआउट हो गया, पावर गुल हो गई, बत्ती गुल हो गई इसी दिन 17 जून को। एंड इट स्टैंड्स टू रीजन दैट प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव्स एंड डिमांड्स ऑन कूलिंग आर ओनली गोइंग टू फर्दर स्ट्रेन द ग्रिड। और कह रहा है ये चीज़ स्टैंड टू रीजन करती है। देखिए स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, रीजन का मतलब है लॉजिक। स्टैंड टू रीजन करना यानी किसी चीज़ का लॉजिकल होना, लॉजिक की कसौटी पे खरा उतरना। कह रहा दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अगर बत्ती गुल हो गई तो इससे लॉजिक यही निकलता है, इट स्टैंड्स टू रीज़न। क्या रीज़न निकलता है भाई, क्या लॉजिक निकलता है कि लंबी चलती हुई हीट वेव्स और जो डिमांड है कूलिंग के ऊपर,
जो पावर की मांग है कूलिंग करने के लिए, ये दोनों चीज़ें सिर्फ और सिर्फ और आगे स्ट्रेन ही करेंगी, दबाव ही डालेंगी, गला ही घोटेंगी हमारी ग्रिड का, हमारे पावर नेटवर्क का। समझ गए ना? दिल्ली में अगर एयरपोर्ट पे लाइट जा रही है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो मतलब समझ लो स्थिति बहुत ख़राब है। आधा घंटा एयरपोर्ट की लाइट जाना बड़ा रिस्की होता है। एयरपोर्ट की वर्ब है हैड, इट की वर्ब है स्टैंड्स, हीट वेव्स एंड डिमांड्स की वर्ब है आर गोइंग टू, दे आर गोइंग टू फर्दर स्ट्रेन, वो और ज़्यादा स्ट्रेन करेंगी। स्ट्रेन करना, गला घोटना या दबाव डालना, है ना, दबाव डालेंगी ग्रिड पे। ग्रिड जहाँ भी ये वर्ड आए समझ लेना बिजली का नेटवर्क, बिजली की तारों का, पावर हाउस का पूरा सिस्टम। करेक्ट, कंपाउंडिंग दिस इज द वाटर क्राइसिस। कंपाउंड करता हुआ इस चीज़ को है ये वाटर का क्राइसिस, पानी की विपत्ति या पानी की कमी का क्राइसिस। करेक्ट, दैट हैज़ ग्रिप दिल्ली, जिसने ग्रिप कर लिया है, पकड़ में ले लिया है पूरे दिल्ली को। तो एक समस्या तो पहले ही थी बिजली की, इस समस्या को और कंपाउंड करते हुए, कंपाउंड करना यानी मिक्सचर करके बड़ा बनाना। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, प्लस में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, है ना, वही होता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट, आगे से आगे चक्रवर्ती ब्याज में। तो चक्रवर्ती ब्याज की तरह बढ़ाते हुए है इस पूरी चीज़ को दिल्ली में पानी की कमी, जिसने पूरी दिल्ली को ग्रिप कर लिया है, अपनी पकड़ में ले लिया है। सेंटेंस जो है थोड़ा सा इन्वर्टेड है यहाँ पे। वाटर क्राइसिस इसकी वर्ब है इज, कंपाउंडिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, वाटर क्राइसिस इज कंपाउंडिंग। और कौन सा क्राइसिस? दैट हैज ग्रिप्ड दिल्ली। ग्रिप करना यानी पकड़ में लेना। Karachi, while water pilferage is a common woe, the heat has exacerbated demand. कह रहे जहाँ वाटर पिल्फरेज जो है, पानी की चोरी जो है, वो एक कॉमन वो है, एक बड़ी साधारण सी समस्या है। वो मतलब समस्या, कॉमन यानी नॉर्मल सी। कह रहे वहीं पे हीट ने एक्सेसरबेट कर दिया है और बढ़ा दिया है डिमांड को, पानी की मांग को। कह रहा है एंड हरियाणा, अ की सोर्स ऑफ वाटर फॉर दिल्ली हैज़ रिफ्यूज टू इंक्रीज सप्लाई। कह रहा और हरियाणा जो है, जो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है पानी का दिल्ली के लिए, इसने तो मना बोल दिया है पानी की सप्लाई को बढ़ाने को। और क्यों? साइडिंग इट्स ऑन कंस्ट्रेंट, साइड करते हुए, हवाला देते हुए अपनी खुद की पाबंदियों को, लिमिट्स को। तो वाटर का क्राइसिस पहले भी था, पानी की चोरी पहले भी थी, लेकिन अब और ज़्यादा बढ़ गई है, डिमांड और ज़्यादा हो चुकी है। और हरियाणा ने पानी को देने से भी मना बोल दिया है कि जितना दे रहे हैं उतना ले लो, हमारे पास खुद के पास कमी है। पिलफ्रेज यानी चोरी, वर्ब है इसकी इज, हीट की वर्ब है हैज़ एक्सेसरबेटेड। एक्सेसरबेट करना, बद से बदतर बनाना, किसी चीज़ की अवस्था को ख़राब करते जाना। हरियाणा की वर्ब है हैज़ रिफ्यूज्ड। कंस्ट्रेंट, पाबंदियाँ यहाँ आपके ऊपर लगी हुई है ना, रिस्ट्रेंस, किसी तरह की कोई ऐसी, ठीक है ना, जिसकी वजह से आप कोई काम ना कर पाओ, कोई पाबंदी हो, वो होती है कंस्ट्रेंट। अब ये पिलफ्रेज वर्ड आया है, देखो चोरी तो ये भी है, लेकिन पिलफ्रेज होती है किसी बड़े स्टॉक में से। जैसे आपके पास 100 किलो अनाज पड़ा है कहीं पे, आपने रखा हुआ है, और वहाँ से रोज़ कोई 500 ग्राम निकाल के ले जाए, तो इसको बोलते हैं पिलफ्रेज। बड़ी सी किसी क्वांटिटी में से थोड़ा थोड़ा करके लीक करके बाहर निकालना, ऐसी चोरी होती है पिलफ्रेज। अब ऐसा नहीं है घर पे कोई आके आपके सामान ले गया और आप बोल रहे हो पिलफ्रेज हो गई घर पे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इस वर्ड को यूज़ करना, इसी कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज़ होता है। चलो, एक वर्ड आपसे पूछा था मैंने पतझड़ का, उसको बोलते हैं जी, पतझड़ के लिए 2 वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है ऑटम, AUTUMN, स्पेलिंग देख लेना, ऑटम। दूसरा वर्ड है फॉल, FALL। दोनों वर्ड्स का मतलब होता है पतझड़। कह रहा है जी, इट इज़ हाई टाइम दैट पॉलिटिक्स इज सेट असाइड। हाई टाइम है, वक्त आ गया है। इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम का मतलब होता है अब वक्त हो चला है। और किस चीज़ का? कि पॉलिटिक्स को सेट असाइड किया जाए, राजनीति को बाजू में रखा जाए। एंड प्रोलॉन्ग्ड समर इज़ हॉलिस्टिकली एड्रेस्ड, और ये लंबी खिंची हुई गर्मी को हॉलिस्टिकली एड्रेस किया जाए। हॉलिस्टिकली मतलब पूरी हर एंगल को कवर करते हुए किसी चीज़ को कॉम्प्रीहेंसिवली करते हैं, जब आप डिटेल्ड वे में करते हैं वो हॉलिस्टिक होता है। तो गर्मी को आपको हर एंगल से कवर किया जाए, ये वक्त आ गया है। और किसके द्वारा? बाय द सेंटर एंड स्टेट्स, दोनों ही के द्वारा, राज्यों के द्वारा और सेंटर के द्वारा। और ये एड्रेस किया जाए एज अ नेचुरल डिजास्टर, एक प्राकृतिक आपदा के तौर पे। इट की वर्ब है इज, पॉलिटिक्स की वर्ब है सेट असाइड, समर की वर्ब है इज एड्रेस्ड। इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ टाइम के बाद में याद रखें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है पास्ट सब्जेक्टिव मूड बना करके। इट इज़ हाई टाइम,
पॉलिटिक्स इज सेट असाइड की जगह नहीं आपको लिखना चाहिए पॉलिटिक्स वॉज सेट असाइड, ठीक है ना। एंड समर इज एड्रेस की जगह लिखना चाहिए समर वॉज एड्रेस्ड। तो इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इन दोनों के बाद में सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए आपको पास्ट सब्जेक्टिव मूड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। पैसिव के अंदर आप वॉज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे और एक्टिव में, ठीक है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म। चलिए रैप अप करते हैं क्लास को। सेट असाइड करना, किसी चीज़ को कैंसिल करना, डिसरिगार्ड करना। पॉलिटिक्स को आप बाजू में रखें यानी कैंसिल करें। सेट असाइड का एक और मीनिंग भी होता है किसी चीज़ को बाजू में रखना फ्यूचर में यूज़ करने के लिए। आपके पास 1000 रुपये थे, 300 रुपये खर्च हो गए, 700 रुपयों को आप सेट असाइड करेंगे ताकि कभी फिर से यूज़ में आए, ज़रूरत पड़े तो आप उनको यूज़ कर पाएँ। सेट से बनने वाली 4 फ्रेजल वर्ब्स हो रहे हैं, फटाफट आपको दिखा रहा हूँ। क्लास को थोड़ा छोटा रखेंगे। सेटअप करना, इस्टेब्लिश करना, आप सेटअप करते हैं एक शॉप को, दुकान को। सेट इन करना, किसी चीज़ की शुरुआत होना, किसी भी चीज़ की शुरुआत यानी बिगनिंग, सेट इन। सेट आउट करना, किसी जर्नी को शुरू करना। सेट आउट होना फॉरेन टूर, किसी फॉरेन टूर पे निकल पड़े, जर्नी को शुरू किया। सेट असाइड आपने देख लिया। और लास्ट में है सेट फोर्थ। सेट फोर्थ का मतलब होता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू या नज़रिए को सबके सामने रखना। सेट फोर्थ योर आइडिया, सेट फोर्थ योर थॉट्स, है ना, जो भी चीज़ आपके सबके सामने रख पाएँ। 5 फ्रेजल वर्ब स्क्रीनशॉट ले लो, कई बार करवा चुके हैं, आज के क्विज में पूछिए। चलिए रैप अप करें क्लास को। एक दिन मुश्किल एक दिन इजी आर्टिकल ले रहा हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे भरपूर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है जी ऑथर क्या सजेस्ट करता है या ऐसा क्यों सजेस्ट करता है कि पॉलिटिक्स को बाजू में रख देना चाहिए इस समर के क्राइसिस को नेचुरल डिज़ास्टर की तरह एड्रेस करने के लिए। ऐसी कौन सी मजबूरी आ पड़ी है हमारी कि गर्मी के नाम पे देश में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्या रीज़न है? 3-4 रीजन्स आपके सामने हैं, एक बार खुद से ट्राई दो। इजी क्वेश्चन है ये, मैं आपको आंसर करवाऊंगा ऑफ कोर्स, एक बार खुद से ट्राई दो वीडियो को पॉज करके। देखो पॉलिटिक्स को इसलिए सेट असाइड करना है क्योंकि अगर पॉलिटिक्स होगी तो फिर गर्मी की मार और पड़ेगी। अगर हरियाणा दिल्ली को पानी नहीं देगा तो दिल्ली वाले प्यासे मर जाएंगे। इसलिए करना है क्योंकि ताकि कोऑपरेशन हो सके राज्यों के बीच में, और वो ज़रूरी है वाटर और पावर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए इफेक्टिवली। इसलिए गर्मी पॉलिटिक्स को नहीं होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन पे आओ। ऑथर क्या इंप्लाई करता है, क्या इशारा करता है? मेंशन करके, जिक्र करके पावर मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट का जो है पावर डिमांड में सर्ज को लेकर के जून 17 को ऑथर ने पावर मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट को क्या सोच करके मेंशन किया होगा इस आर्टिकल में? 4 ऑप्शंस हैं अपने पास, एक बार खुद से ट्राई दो। देखो जी, इसलिए किया गया क्योंकि पावर मिनिस्ट्री बोल रही है कि हाईएस्ट है और हमें मंगाना पड़ा। बिजली का कंजम्पशन हाईएस्ट था 17 जून को और हमें बिजली मंगानी पड़ी। लेकिन इम्प्लाई ये यूँ करना चाह रहा है कि बिजली मंगानी क्यों पड़ी? आपके पास तो 113 गीगावाट की बिजली की पावर हाउस है, तो नासी तो आप बना ही सकते हो 89। तो ये इसका इनडायरेक्ट रेफरेंस यही है कि आपके पास इनएफिशिएंसी है पावर डिस्ट्रीब्यूशन में रीजन्स के अंदर, है ना। इनएफिशिएंट तरीके से आप बिजली बनाते हो और फिर इधर उधर से मंगाते फिरते हो, है ना। ये इसका ये इम्प्लीकेशन था यूज़ करने का, मेंशन करने का। थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। बाकी तीनों आप देखोगे स्टेटमेंट्स ही गलत हैं, आप एलिमिनेट कर लो। ये तीनों स्टेटमेंट झूठ हैं, तो अपने आप ही डी आपका आंसर बनेगा। कह रहा है जी कौन सा इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है, कौन सा कंक्लूजन निकाला जा सकता है मॉनसून के रोल को लेकर के इस बढ़ती हुई ऑनगोइंग वेव में, हीट वेव में? मॉनसून की क्या भूमिका होती है गर्मी के अंदर, क्या कंक्लूजन निकलता है? क्या मॉनसून जल्दी शुरू हो जाता है तो हीट वेव ज़्यादा होती है? क्या मॉनसून का कोई कनेक्शन नहीं है हीट वेव से? क्या मॉनसून डिले हो चुका है कम से कम 2 हफ्तों तक, ये कनेक्शन है हीट वेव से? देखो कनेक्शन ये है कि रुका हुआ मॉनसून हीट वेव्स को और ख़राब करता है, बढ़ती हुई गर्मी को और ज़्यादा बद से बदतर बनाता है। ठीक है ना, ट्राई दे रहे हो ना मेरे साथ, कहीं मैं अकेला तो क्वेश्चन भी मैं बना के लाऊं और आंसर भी मैं दूं, है ना। मजाक सा मत करना मेरे साथ, खुद से ट्राई किया करो, ये आप ही के लिए बनाए गए हैं। फिर ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं, फिर आप लिखते हो सर ऐसा आया था मेरे से हो नहीं पाया। यहाँ करके देख लो ताकि एग्ज़ाम में ईजिली कर पाओ। प्रैक्टिस का खेल है सारा आरसी। लास्ट में क्वेश्चंस मिलेंगे वोकैब पे। टू बेयर द ब्रेंड ऑफ समथिंग, कम इन फॉर समथिंग, स्टैंड टू रीजन, सेट फोर्थ फ्रेजल वर्ब
और एक लंबा सा पीरियड जो ब्रेक का होता है, इन सभी के आपको वोकैब बतानी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार ट्राई दो खुद से। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए इस वीडियो के नीचे। चलो लास्ट में मिलेंगी 3 एरर्स। पहली मिलेगी रिलेटिवली वर्ड के आसपास, दूसरी मिलेगी इस वर्ड की वजह से, और तीसरी मिल सकती है इस वर्ड के आसपास या इसकी वजह से। ढूंढ के बताना, फर्स्ट कमेंट से मैच करना मेरे आंसर से अपने आंसर्स को, और कितने मार्क्स आपको मिले आउट ऑफ 11 जरूर से कमेंट्स में डाला करो। आज की क्लास कैसी लगी? इजी आर्टिकल था। जो बच्चे पूरा देखते हैं मेरे फेवरेट वाले, वो लिख दिया करो सर पीडी पूरा देखा, और सब कुछ समझ में आया हो और इन आर्टिकल्स को पसंद करते हैं, आप चाहते हैं इनको और रिपीट किया जाए, तो पीडीआई लिख दिया करो। आपका फीडबैक मुझे मिलता रहे। जिस वीडियो पे पीडीआई कम आते हैं उस तरह के टॉपिक्स को मैं कम लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? ये आपका फीडबैक देने का तरीका है। यूज़ द कमेंट सेक्शन। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को। आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज हैं, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।